नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। जो बच्चे नहीं है उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और समझने के लिए अच्छे से जो जरूरी है उस चीज को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर लेक्चर देख सकते हैं, जो मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। महत्वपूर्ण बातें, जो भी कोई पॉलिटिकल न्यूज होती है उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, जो एग्जाम के काम की नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। जो टॉपिक रिपीट होते हैं, ठीक है, इसकी डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ आपके साथ, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। और इसका फायदा उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर के जो लेक्चर होते हैं मेरे, वो देखते हैं। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि भाई डेली करंट अफेयर एनालिसिस का जो लेक्चर है वो बाय सीक्वेंस ही देखे। इससे क्या होगा कि जो मैंने चीजें कल या परसों डिस्कस की होगी, यदि वो रिपीट हो रही है तो उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी ना पड़े। और इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, आपको नोट्स बनाने में भी टाइम मिलेगा और आपको समझने में भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं बेसिक्स से आपको पूरा समझाता हूँ, जो आपके ये समझना आसान होता है। तो बात करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में। तो सबसे पहला एडिटोरियल है और जो न्यूज है वो दोनों बेस है अमेरिका इलेक्शन को लेकर। तो अमेरिका में इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए 270 का मैजिकल नंबर। ठीक है, तो वो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन साहब है, ठीक है, बिडेन हैरिस की जो जोड़ी है, कमला हैरिस वाली, ठीक है, वो जीत प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, अभी तय हो गया है, जैसे ही फाइनल वोटिंग हो जाएगी, अपने डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर हो जाएगा प्रेसिडेंट के नाम को लेकर, ठीक है, अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, यदि आपका कोई भी कनेक्शन अमेरिका से है या अमेरिका इलेक्शन से आप इंटरेस्टेड है तो। फिर यहाँ पे बात करते हैं, एक फिर से एक एग्जाम्पल आया है, एग्जाम्पल उसी प्रकार से है जो आपको देखना है। ठीक है, ये है केस जीएसटी को लेके, किसका? तो मल्होत्रा जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये जो केस था जीएसटी को लेके, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता था, जो सिटीजन को बेनिफिट देना चाहिए उसके लिए, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई जीएसटी से जुड़े हुए कोई भी प्रावधान है उस पर हम फैसला नहीं दे सकते। इस पे आपको जो अ, अपनी जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन कमेटी है, ठीक है, जो पार्लियामेंट में काम करती है, वो आपको बेनिफिट या जो भी कोई फायदे देने होंगे वो दे सकती है। ठीक है, तो आप उनको उनके पास जाए, हम इसमें कोई भी आदेश या कुछ भी आपके फेवर में कुछ फैसला नहीं दे पाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे मैं काफी बार डिस्कशन करता हूँ, चेक एंड बैलेंसेस वाला। जैसे अपने जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें बैलेंस होना चाहिए, लेजिस्लेटिव उसमें बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन आता है, यूपीएससी पूछता भी है चेक एंड बैलेंस इसमें, जो हमारे ड्यूअल मेंबरशिप है उसको लेके के अमेरिका में कैसे जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है, वो सेपरेट है, सेपरेट पावर है, बैलेंस पावर है। उसी प्रकार से इंडिया में नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि काफी बार हमने डिस्कस किया है कि भाई जुडिशरी है वो हाई कोर्ट ले लो या सुप्रीम कोर्ट ले लो, तो वो जो पार्लियामेंट की जो कार्य होते हैं उस पे ऑर्डर देने का काम करते हैं, ठीक है, उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखते। ऐसा काफी बार देखा गया। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि जहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस वाला हम मान के चल सकते हैं कि भाई जो काम जुडिशरी को करना चाहिए उसने वही किया। जो पावर पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट का काम है, उसके लिए उनको वहां जाने के लिए बता दिया। आपको यहाँ काफी सारी इंफॉर्मेशन है जीएसटी को लेके, और क्या क्या चीजें उसके लेके, वो कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, एक केस पूछा जाएगा। और आपको पूछा भी जाए केस, तो आपको लिखना भी वही डिटेल है जो यूपीएससी मांगता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा डिटेल में देनी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी कभी चेक बैलेंसेस वाला करंट में कोई एग्जांपल आपको लिखना पड़े, तो आपको ये लिख सकते हैं, निपुण मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई जीएसटी में जो भी कोई बेनिफिट देने होंगे, ठीक है, वो पार्लियामेंट की जो जीएसटी कमिटी है वही डिसाइड करेंगे, आप उसी से ही डिमांड करो। ठीक है, वहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, बहुत कम देखने को मिलता है जैसे ऐसे चेक एंड बैलेंसेस वाले। बाकी हमने जो एंटी डिफेक्शन लॉ में देखे थे, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला जो इश्यू देखा था, वहां पे आपको पता था कितनी सारी बहस हुई थी। ठीक है, फिर इससे एक आर्टिकल आया है, वो आया है जो मैरिज के बाद, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं जिसमें से हस्बैंड और वाइफ है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से क्लेम करते हैं कि उनके जो रख रखाव और खर्चे के लिए उनको अमाउंट देनी चाहिए। इस टॉपिक पे भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक पहली चीज, ठीक है, जो आपको पता होगी, जो आधार होता है उनसे कंपेंसेशन मांगने का। ठीक है,
तो वो कंपेंसेशन में आधार रहता है उनका कार्य, उनकी कोई इनकम है या नहीं, उनके बच्चे है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, उनकी कोई अर्निंग है कि नहीं, ठीक है, और भी कोई उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं, उसके आधार पे, ठीक है। या तो एक साथ वहां पे पे आउट कर सकते हैं, या तो हर महीने, यानी एक साथ नहीं है तो उसको खर्चे के लिए दे सकते हैं। यदि डाइवोर्स होता है तो कंडीशन होती है। तो एक चीज यहाँ पे फिर से एक बात डिस्कशन हुई थी जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है कि अर्ली एज में जो मैरिज होते हैं, ठीक है, यानी जो पे अभी करंटली जो मैरिज करने की जो लीगल एज है वो 18 है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो उससे पहले यानी बाल विवाह वाली यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ऐसे कोई रीजन जहाँ पे बाल विवाह होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो माता होती है, ठीक है, उसकी भी फिजिकल जो होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अनुसार जो फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है, वो है नहीं, और उससे बच्चा भी होता है। तो बच्चा भी क्या होता है, हमने स्टंटिंग और वास्टिंग वाली जो कंडीशन देखी थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, वो सामने आ जाती है। तब भी हमने एक डिस्कशन किया था, गवर्नमेंट जो लड़की है उसकी मैरिज की लीगल एज 21 साल करने की सोच रही है, हो सके इसके लिए अमेंडमेंट भी किया जाए, ठीक है। तो मैंने तभी बताया था कि भाई ये ऐसे लोग हैं जो कि मुख्य धारा से वंचित है, यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि बाल विवाह में वही इन्वॉल्व होते हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है वहां पे ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, यहाँ तक कि वो खुद भी जो अभी महिला है वो आगे आके अपना रोजगार और उस हिसाब से काम करते हैं ताकि उसको फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। तो वो सब बातें मैंने आपसे की थी। यहाँ पे दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो आर्टिकल 15, ठीक है, उसके अंदर जो वुमन और चाइल्ड के लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो जिससे उनके बेनिफिट हो। और दूसरी बात वो है आर्टिकल 39 जो डिमांड करता है इक्वल पे आउट और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमन, यानी मैन एंड वुमन इक्वालिटी। ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 39 याद रखना, आर्टिकल 39 बहुत जगह पे आता है, आप उसको और क्लेरिफाई करोगे, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारे ऐसे प्रॉपर्टी वाले जो आर्टिकल 31 से भी जुड़े हैं, वहां पे 31C में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें भी आर्टिकल 39 का जिक्र आता है। आर्टिकल 39 जब का जिक्र आता है तब भी आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, ठीक है, इनका भी जिक्र आता है। तो एक दूसरे से, ये मैं बात करूँ आपको फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका आधार एक दूसरे पे है, ठीक है, कि भाई आप इसको छेड़ते हो तो ये आपका वायलेशन होगा, उस प्रकार से। मेन चीज आपको याद क्या रखनी वो समझिए, जीएस पेपर वन में ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। जीएस पेपर वन में जो सोसाइटी वाला इश्यू है वहां पे वुमन की जो भी कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, छोटी हो या बड़ी, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं जीएस पेपर वन के लिए, जो सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में जो चैलेंजेस है वुमन के लिए, तो उसमें आप इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। वहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई जो भी अर्ली एज मैरिज होती है या फिर मेंटेनेंस लॉ के तहत जो भी डाइवोर्स होता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप इन सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। एक दूसरा यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि इसके अलावा, यानी जो मेंटेनेंस लॉ है, ठीक है, जिसके आधार पे डिमांड की जाती है अमाउंट, उसके अलावा कौन से ऐसे लॉ है जिससे बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा है, एक्ट 2005, ठीक है, उसके तहत। दूसरा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ये आपको उसमें अंदर जाके नहीं देखना है कि भाई वो क्या है, आपको मेनली पता होना चाहिए वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कि भाई महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या दिया गया है और किस आधार पे वो अपना जो मुआवजा है वो मांग सकती है, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक और भी चीज आपको याद रखनी है कि ये कौन से, जैसे यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है, ठीक है, उसी प्रकार से मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ठीक है। तो आपको वो भी याद रखना होगा कि एक कॉमनली किसके लिए बात हो रहा है, ठीक है। यूपीएससी यहाँ पे ही कंफ्यूज करेगा। आपने पढ़ा होगा, ये नोट्स नहीं लिखी होगी, ठीक है, आज से 1 साल के बाद एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उस टाइम पे आप पक्का याद नहीं रहेगा यदि आपने नोट्स बना के रिवीजन नहीं किया है, तो ये मुस्लिम मैरिज एक्ट में था या हिंदू मैरिज एक्ट में था, ठीक है। आपको फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। यही काम है यूपीएससी का कि जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है वो नंबर लेके जाएगा, और नहीं पढ़ता है वो खाली घर पे जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात कर ले, फिर से एक इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो है एलएससी को लेके, ठीक है। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आज मैं और डिटेल में इसको डिस्कशन करूंगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन है एलएससी पे, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा है कि भाई एलएससी में जो शिफ्टिंग है या डिमार्केशन, ठीक है, उसको लेके ये मैं टॉपिक आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी इसकी जो बातें हैं वो मैं आपसे कर लूँ ताकि ये जो पूरा
पेंगोंग लेक वाला जो इश्यू हमने देखा था, गलवान वैली वाला जो इश्यू देखा था, ठीक है, जहाँ पे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आ गई थी, उस टाइम पे मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चे नहीं जुड़े उनको समझने में आसानी हो। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा जो अभी, पहले तो हम इसको जम्मू कश्मीर ही बोलते थे, ठीक है, लेकिन अभी आप इसको बोल सकते हैं लद्दाख वाला एरिया है। यानी मैं अपने भारी चित्रकाम से बात करूं तो इधर से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ से आएगा ये पीओके वाला एरिया, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आएगी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस साइड वाला, यानी अपने भारत के सबसे टॉच पे जो दो है, ठीक है, मुकुट जैसा जो दिखता है वहां पे, तो क्या है, इंडिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है वो है जॉनसन लाइन, ठीक है, मैंने आपसे सारी लाइन डिटेल में डिस्कस करके रखी हुई है, ठीक है, ये है जॉनसन लाइन जिसको इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। बात कर रहा हूँ मैं 1960 1962 में, जब डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया चाइना का बॉर्डर को लेकर, तब चाइना क्लेम कर रहा था मैक ने मैकडोनल्ड लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम सही से मैप में दिखाया हुआ, ठीक है, इसको क्लेम करता था, वो इसको नहीं मानता था, जॉनसन लाइन को मानता नहीं था, यहाँ तक था। अभी हुआ क्या वो समझिएगा, यहाँ पे लाइन डिमार्केशन नहीं है, यानी मार्क नहीं है कि भाई देखो ये एरिया है मैक मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई हुई है, यहाँ से इंडिया का है, यहाँ से चाइना, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं, क्योंकि इंडिया तब भी से जॉनसन लाइन को क्लेम कर रहा था। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना के बारे में मैं दो चीजें आपको बार बार बता चुका हूँ। चाइना क्या करेगा, यहाँ पे जो एलएसी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पहले वो यहाँ तक ही था, फिर क्या करता है, वो अपनी जो मूल स्थान है वहां से 20 कदम आगे बढ़ जाता है, ठीक है, अपना जो मूल स्थान है वहां से 20 कदम आगे बढ़ जाता है, अगर कोई रोकता नहीं तो उस जगह पे बैठ जाता है, वहां पे अपने मिलिट्री बेस बना लेता है, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम जाने देता है, फिर 20 कदम आगे चला जाता है, अभी तक कोई नहीं रोकता है, तो फिर से वहां पे बैठ जाता है। अगर मान लो किसी ने रोक भी लिया, ठीक है, किसी ने रोक भी लिया, किसी ने टोक भी लिया, जैसे हमने पेंगोंग लेक वाला जो देखा, ठीक है, गलवन वैली वाला जो डिस्प्यूट, ऐसा वहां पे फेस करने को मिले, ठीक है, तो क्या करेगा, 10 कदम पीछे चला जाएगा, तब भी उसके पास काफी सारी जगह आ गई होगी, ठीक है, जो मूल जगह की हम बात करें उससे हम करें तो उसके पास फिर भी काफी जगह आ गई होगी पहले से, ठीक है, जो कि उसकी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो गए, वो यहाँ से आते आते अभी जो करंट सिचुएशन है एलएसी की, वो यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अभी इश्यू क्या है वो ध्यान से समझिएगा, हमने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना वो डिफाइन नहीं किया, क्यों डिफाइन नहीं किए, हम ऐसा होना चाहिए ना वो आगे ना बढ़ सके इसलिए हमको डिफाइन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, यदि हम एलएसी की लाइन डिफाइन कर देते, ठीक है, जैसे हम देखें कि भाई इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे जैसे तारे बिछी हुई है, ठीक है, पूरा जो बॉर्डर एरिया है उसको मैनेज किया गया है कि भाई ना तो कोई इंडियन वहां पे जा सके और ये ना आप, ऐसा यहाँ पे नहीं, एलएसी पे नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि यदि यदि हम यहाँ पे जो दीवार है वो बना देते हैं, उसको बाइफर्गेशन कर देते हैं, उसको मार्क कर देते हैं, तो हम खुद सामने से चाइना को बोल रहे हैं कि भाई इतना जो एरिया है, ठीक है, जो इंडिया क्लेम कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा एरिया किसका हो जाएगा, और चाइना का हो जाएगा। दूसरी बात, भाई मान भी लो कि भाई हम चलो इसमें परेशानी अपने को नहीं लेनी है और हमको आगे परेशानी चाहिए भी नहीं, इसलिए डिमार्केशन कर भी ले, ठीक है, तब भी क्या गारंटी है कि चाइना यहाँ पे एलएसी पे ही रुका रहेगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अभी ये पूरा एरिया लद्दाख का एरिया हो गया, ठीक है, तो हम ही डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई जैसे पाकिस्तान वाला एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, हम उसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, तो ये सारा भी एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई किया हो, तो हम इसको चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं कहते, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते, ठीक है, ये रीजन है। और यदि हम इसको अभी मान्यता प्रदान कर दे, ठीक है, तो आने वाले भविष्य में जो हम यहाँ पे जॉनसन लाइन पे क्लेम कर रहे थे, जो इंडिया का ही एरिया है जो चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा है, वो हम वापस नहीं मांग पाएंगे, ठीक है। और ये वाला काराकोरम पास आपको पता होगा, मैंने डिस्कस किया था, और ट्रांस काराकोरम जो रेंज है जहाँ पे अपने जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया था, ठीक है, जो सक्सकम वैली है वो एरिया, उस एरिया चाइना के पास होने के कारण क्या होता था, उसकी जो रेंज है वो ट्रांस काराकोरम रेंज तक आ गई है, ठीक है। इंडिया के लिए वो अच्छी बात नहीं है, इंडिया चाहता ये एक 370 के पूरा एरिया लद्दाख कर दिया गया है, ठीक है, फिर इंडिया डिमांड करेगा पीओके वाला एरिया जो इंडिया का ये है वो ये ले लेगा, ठीक है। वो बायलेटरल था जहाँ पे ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर ही सुलझाएंगे, यहाँ पे कोई तीसरी कंट्री होगी नहीं। वो खत्म होने के बाद इंडिया फिर अपना जो यही है ये इसको डिमार्केशन ना करे और अपना एरिया क्लेम करे, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन की हुई जो यहाँ पे बताई गई। पेंगोंग लेक वाला भी मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है,
जो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ। और दूसरी चीज है जो गलन वैली वाला जो इश्यू है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि इंडिया का कोई भी पार्ट है वो दूसरे के पास हो, ठीक है। और वो किसी का पार्ट लेना भी नहीं चाहता है, लेकिन अपना पार्ट देना भी नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जब कभी भी एलएससी पे कोई क्वेश्चन आए तो इसमें हमने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है कि आपको कभी कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। और आप अच्छे से समझ सके, इसलिए मैं आपको फिगर बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आई है जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। उनकी रिपोर्ट आएगी मंडे को, ठीक है, तब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट जो पहले आ गए थे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेन रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ। मेन रीजन यही है कि अभी इसको डिस्कस करने से अच्छा है कि जब मंडे को इसको रिपोर्ट आ जाए तब डिटेल में इसको डिस्कस करें, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो हमसे ना छूटे। फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो ज़रूरी है, ये जैसे आगे बढ़े हम, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, उस पे बात कर लेते हैं। न्यूज़ बेस्ड ही है, ठीक है, फिर इसको डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहले अभी आई है आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, जिसमें आसाम का ऐसा कहना है कि अरुणाचल प्रदेश ने 6,375 हेक्टेयर जो उनकी फॉरेस्ट लैंड थी, ठीक है, वो एक्वायर कर ली, ठीक है। ये न्यूज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम एडिटोरियल आएगा इसके ऊपर, तब हम उसके ज्यादा डिस्कशन करेंगे विथ मैप, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि भाई ये जो स्टेट स्टेट वाले जो बॉर्डर वाले डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, इसको कौन सुलझाता है और किस प्रकार से इसका कहा जाता है। मेन जो एरिया यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है उसकी डिटेल दी गई है, ठीक है। जिस एरिया के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस है, न्यूज में है इसलिए डिस्कशन कर लेते हैं। कल उठ के इसके ऊपर आर्टिकल आएगा, तब एडिटोरियल आएगा, तब हम इसकी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हालांकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसकी मेजर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अभी जो डिस्कशन करने चाहता हूँ वो है कि जो हरियाणा का जो बिल है, ठीक है, उसके बारे में। देखिए, हरियाणा ने रिकॉल पंचायत मेंबर बिल लाया है, उसके प्रावधान में आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। काफी अच्छा है। हालांकि मैं आपसे काफी बार कह चुका हूँ कि कुछ कुछ ऐसे राज्य के कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, बिल होते हैं, वो यूपीएससी पूछता नहीं, लेकिन यदि बुनियादी तौर पे कोई इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका रिलीवेंस अच्छा है, तो उससे यूपीएससी के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसे हम देख भी चुके हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है पूरा, कि भाई इन्होंने जो अमेंडमेंट बिल लाया है उसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, वो अच्छी बात है रूरल बॉडी में। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि भाई पंचायत में जो एक बार पंचायत इलेक्शन करने के बाद सरपंच बन जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा सरपंच का टेन्योर 5 साल का होता है। तो 5 साल में क्या होता है कि भाई चलो वोटिंग मांगने का जो एरिया होता है उसमें तो ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद उसके द्वारा जो जनता के लाभ में कार्य किए जाने चाहिए वो होते नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी जो, यदि काम नहीं कर रहे तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सभी काम नहीं कर रहे, या काम कर रहे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन नहीं कर रहे तो ये पावर दी है पंचायत मेंबरों को। क्या दी है कि उनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। उसमें करना क्या होगा आपको, मान लो कोई भी ऐसा सरपंच है जो पब्लिक बेनिफिट में जो कार्य करना चाहिए, उसका जो कार्य करना चाहिए वो अच्छे से नहीं कर सकता है, तो 50% जो मेंबर है, पंचायत मेंबर है, उसके खिलाफ आवेदन कर सकते हैं रिकॉल के लिए। फिर वहां पे पूरी जांच होगी और वोटिंग होगी। यदि वोटिंग में 2/3 मेंबर अगेंस्ट वोट कर देते उनकी, तो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो खाते पीते सरपंच होंगे, यानी अपने ही कार्य में रुचि रखते होंगे, जनता हित में उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वहां पे ध्यान नहीं देते होंगे, तो भी वो देना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा यदि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है और इसका समर्थन होना चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है हरियाणा में शुरू हुआ हो, ठीक है, अगर वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आते हो तो इस चीज को बाकी राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे यदि जो जनता के हित में काम हो सके, ठीक है, जो रूरल एरिया, ठीक है, ट्राइबल एरिया, वहां पे अच्छे से काम हो सके, पंचायत राज का जो हम देखते हैं जो सपना है वो साकार हो सके, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है। इसलिए मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन की है, इसके ऊपर भी होगा। तो काफी सारी इंटरनेशनल जो न्यूज हम देखते हैं उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई जो बिडेन साहब है, कमला हैरिस है, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को काफी सारे वोट मिले हैं, उनके जीतने के चांसेस हो गए हैं, ठीक है, हमें न्यूज मिल जाएगी उनकी जीतने की। फिर बात कर लेते हैं यूके ब्रेक्सिट की ट्रेड डील में, तो ये हम काफी टाइम से डिस्कस कर चुके हैं क्या है पूरा। तो फिर से एक बार शॉर्ट
इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ कि यूरोपियन यूनियन में कितने 28 देश थे, वहां से यूके यानी ब्रिटेन बाहर हो गया, एग्जिट हो गया। तो अभी हो गए वहां पे 27 देश, और जो ब्रिटेन वहां पे एग्जिट हुआ उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ब्रेक्सिट। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई साइंस है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। अभी ट्रेड डिस्प्यूट क्या है वो समझिए कि भाई ब्रिटेन जब तक यूरोपियन यूनियन का मेंबर था तब तक जितनी भी डील होती थी यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड थे उसी अनुसार होती थी। ठीक है, लेकिन अभी वो मेंबर रहा नहीं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे डील करेगा, फिर दूसरी जो कंट्री उसके साथ कैसे डील करेगा, इसके लिए उसको अपना खुद का एक ड्राफ्ट बिल लाना था जहां पे उनके ऐसे सारे जो भी कार्य है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे वो बताना था। तो यहाँ पे क्या किया है कि वो उनके लिए अभी तक कोई फाइनल जो ट्रेड है, ठीक है, बिल है, ड्राफ्ट है, वो कुछ ला नहीं पाए। दूसरा कि उनका सबसे ज्यादा जो ट्रेड था वो था नॉर्थन आयरलैंड के साथ। आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि उनका जो सबसे ज्यादा ट्रेड था वो इसी कंट्री के साथ है, तो उनको बताया गया कि अभी हम जो यूरोपियन यूनियन के अनुसार जो ट्रेड करते थे वही कंटिन्यू करें, या हम एक अलग से बिल लेके आए उसके तहत आपसे ट्रेड करें, या तो हम जो कॉमन ट्रेड बिल बना रहे हैं जो सभी कंट्री में अप्लाई होगा ब्रिटेन का, ठीक है, उसके अंदर काम करें। तो वही डिस्प्यूट चल रहा है, और जब कभी भी इसका डिस्प्यूट होता है ब्रेक्जिट का तो आता ही रहता है। और ब्रेक्जिट इतना पुराना है, ठीक है, यानी हो सकता है हम आने वाली 2000 यूपीएससी 2022 की में भी ब्रेक्जिट को ही डिस्कस कर रहे हो। हालांकि इसमें नई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती है, ट्रेड को लेके ही डिस्प्यूट होता है, लेकिन जब कभी भी आता है तो डिस्कस करना पड़ता है। वरना बच्चे डिमांड करते हैं सर आपने ब्रेक्जिट वाला टॉपिक तो लिया नहीं, लेकिन उनको क्या बताया कि भाई सर ने ये पूरी जो चीजें है वो डिटेल में एक्सप्लेन करके रखी हुई है, खाली इतना ही बताया हुआ है कि जो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है उसको ही सिर्फ डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।